टीवी में हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। दोपहर के 3 बज गए हैं, वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज हम बात करेंगे यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड बॉर्डर पर क्यों तनाव बढ़ा हुआ है। रूस ने यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड के बॉर्डर पर इस्कंदर मिसाइल की क्यों तैनाती कर दी है। साथ ही हम नेपाल की नई सरकार में कैबिनेट गठन की बात भी करेंगे। सुशीला कार्की की नई टीम में कौन कौन शामिल हो सकता है। नेपाल की अंतरिम सरकार के सामने इस वक्त किस तरह की क्या क्या चुनौतियां बनी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले बात इंग्लैंड में मचे घमासान की कर लेते हैं। नेपाल और फ्रांस के बाद अब इंग्लैंड में बड़ा बवाल हुआ है। लंदन की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं। ब्रिटेन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट था अप्रवासियों के विरुद्ध। ये जंग थी बाहरी और ब्रिटेन वालों की। भारत में घुसपैठियों के विरुद्ध एक्शन सियासत का सेंटर बन जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये मुद्दा अब ग्लोबल हो चुका है। लंदन में कैसे प्रवासी विरोधी एक मेगा मूवमेंट चला रहे हैं, देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। इंग्लैंड में भारी बवाल, सड़कों पर क्यों मचा कोहराम। लंदन की सड़कें हाईजैक, घमासान की क्या है असली वजह। सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा, क्यों हो रही है नारेबाजी। सड़कों पर उमड़े जनसैलाब की यह तस्वीर इंग्लैंड की राजधानी लंदन की है। जिन सड़कों पर गाड़ियां तेज रफ्तार में फराटा मारती थी, लंदन की वो सड़कें हाईजैक हो गई हैं। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सड़क पर उतरे ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और कीर स्टारमर की लेबर सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन के इतिहास में सरकार के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। हाथ में बैनर और झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की मौजूदा नीतियों को लेकर विरोध जताया। इस प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया, जिसे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ से लंदन की सड़कें पट गईं। रैली में जुटे भीड़ को देखकर टॉमी रॉबिन्सन गदगद नजर आए। कहा, लंबे वक्त तक हमें कम आंका गया, लेकिन इस बार हम मजबूत होकर वापस आए हैं। They have underestimated us for so long. And time again, every time they think they beat us down, we come back stronger. Look at these crowds, man. प्रदर्शनकारी ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनकी मांग है कि अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर किया जाए। ब्रिटेन में कुल आबादी का करीब 16% अप्रवासी हैं। यहाँ करीब 11 मिलियन अप्रवासी रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व से ताल्लुक रखते हैं। ब्रिटेन में करीब 4.1 मिलियन मुस्लिम अप्रवासी हैं, जो कुल अप्रवासियों का 6.5% है। ब्रिटेन में करीब 1.2 मिलियन हिंदू इमिग्रेंट्स रहते हैं, जो कुल अप्रवासियों का करीब 1.7% है। ये मुख्य तौर पर भारत और नेपाल से आए हैं, जबकि करीब 5.7 मिलियन अन्य प्रवासी रहते हैं जो ईसाई, सिख समेत दूसरे समुदाय से हैं। ये कुल इमिग्रेंट्स का करीब 5.3% है। इस प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। और उन्हें वापस भेजो जैसे मैसेज वाले बैनर दिखाई दिए। प्रदर्शन में कई लोग अपने बच्चों को भी साथ लाए थे। रॉबिन्सन ने रैली को
फ्री स्पीच, ब्रिटिश विरासत और संस्कृति के बचाव का प्रदर्शन बताया है। You are here because you love your country. You love your children. And we want a better future and a safe future for them. Wow, my throat, man. Wow. Do you know, the best thing is, everyone who's going to speak today, they tried to break. They tried to stop. And we are all sending a message. Because none of the people here today, none of them backed down. We rode the storm, we weathered the storm, and today we are the storm. अब आपको बताते हैं कि जिस शख्स की अगुवाई में लंदन हाईजैक हो गया, सड़कों पर लाखों की भीड़ उतर आई, सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा हो गया, वो है कौन? टॉमी रॉबिन्सन, ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद दक्षिणपंथी नेताओं में से एक है। इनका असली नाम है स्टीवन क्रिस्टोफर यारवेल, जो मुख्य रूप से एंटी इमिग्रेशन और इस्लाम विरोधी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका के बाद यूरोपीय देश ब्रिटेन में भी अब प्रवासियों को लेकर विरोध तेज हो गया है, खासकर अवैध प्रवासियों को लेकर जो गलत तरीके से देश में रह रहे हैं, उन्हें देश से निकालने की मांग की जा रही है। लंदन की रैली में बड़ी संख्या में लोग यूरोपीय और ब्रिटिश झंडे के साथ दिखे तो कई लोग अपने हाथों में सेंट जॉर्ज क्रॉस लिए हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने हमें अपना देश वापस चाहिए, हमारी फ्री स्पीच वापस चाहिए जैसे नारे भी लगाए। ब्रिटेन के इतिहास में हुए सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने भी वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया। भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने ब्रिटिश संसद को भंग करने और सरकार बदलने की मांग की। इलीगल इमिग्रेशन की लहर से ब्रिटेन धीरे धीरे तबाह हो रहा है और आने वाले समय में ये पूरे देश के विनाश का कारण बनेगा। ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन की वजह से संकट खड़ा हो रहा है। कीर स्टारमर वाली लेबर सरकार को गिराने की जरूरत है। ब्रिटेन की संसद भंग होनी चाहिए और दोबारा वोटिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के पास केवल दो विकल्प हैं, लड़ो या मरो। अमेरिका और ब्रिटेन में जहां अवैध प्रवासियों का मुद्दा बवाल मचा रहा है, तो भारत में भी अवैध घुसपैठियों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लंदन की सड़कों पर जहां राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग उतरे, तो भारत में भी सरकार घुसपैठियों को खदेड़ने में जुटी है। भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। जाहिर है अवैध अप्रवासी और घुसपैठियों का मसला ग्लोबल मुद्दा बन गया है। अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर भारत में इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। लंदन में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अगर सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है और बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव हुआ है। रूसी ड्रोन से मुकाबला करने के लिए नाटो को अपने F-16 फाइटर जेट उतारने पड़े।
उधर रूस ने पोलैंड बॉर्डर के पास अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल तैनात कर दी है। तो क्या अब दुनिया में महायुद्ध का काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है? क्या यूक्रेन के बाद पोलैंड नया मैदान जंग बनने जा रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को एक चिट्ठी लिखी है। लेटर में रूस से तेल खरीदने वाले चीन के खिलाफ 50 से 100% तक टैरिफ लगाने की बात की गई है। हालांकि चिट्ठी में ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया। भारत पर ट्रंप की खामोशी की क्या वजह है, इस रिपोर्ट में समझिए। पोलैंड बॉर्डर पर रूस ने क्यों तैनात की है इस्कंदर मिसाइल? रूस और बेलारूस ने पोलैंड के करीब क्यों किया शक्ति प्रदर्शन? रूस के खिलाफ नाटो ने क्यों एक्टिव किया आर्टिकल 4? रूसी ड्रोन को रोकने के लिए रोमानिया से क्यों उड़ाए गए फाइटर जेट्स? दुनिया महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है। क्या किसी भी वक्त नेटो और रूस के बीच फुल फ्लेजेड जंग शुरू हो सकती है? क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध का दायरा बढ़ सकता है? क्या यूक्रेन के बाद अब पोलैंड युद्ध का नया मैदान बन गया है? फ्रंट पर पुतिन ना झुक रहे हैं ना रुक रहे हैं। नेटो के यूक्रेन वॉर में एंट्री के ऐलान के बाद पुतिन ने हमले और भी तेज कर दिए हैं। रूस और यूक्रेन वॉर से जो नई तस्वीर आई है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि पुतिन किसी भी धमकी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने 2 हफ्ते के अंदर यूक्रेन की 5 और बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। ये सभी बस्तियां निप्रोपेट्रोस शहर से सटी थी। रूस ने इन इलाकों में यूक्रेन के इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के ठिकानों को उड़ा दिया। सैन्य हवाई अड्डे समेत कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। उधर यूक्रेन ने भी रूस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए बाल्टिक सागर में मौजूद रूस के सबसे बड़े तेल एक्सपोर्ट करने वाले बंदरगाह प्रिमोर्स्क और कई दूसरे तेल पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन से हमला करके तबाह कर दिया। Комусь може здаватися, що обміни територіями чи спроба спокусити Путіна. पुतिन का लक्ष्य पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना है। वो किसी से कुछ भी कह रहे हो, उन्होंने अपनी युद्ध मशीन को इतना तेज कर दिया है कि वो इसे आसानी से नहीं रोक पाएंगे जब तक कि उन्हें अपने लक्ष्यों को बदलने के लिए मजबूर न किया जाए। अपने निजी लक्ष्यों को उन्होंने मौलिक रूप में बदलने के लिए। І Путін почне її зупиняти сам, коли відчує, дійсно, сам відчує, що ресурси для війни. यूक्रेन और रूस की लड़ाई का दायरा बढ़ गया है। रूस के टारगेट पर अब नाटो देश हैं। तो क्या अब पुतिन ने सीधे नाटो के साथ टकराव का मन बना लिया है? क्या अब नाटो के 32 देश एकजुट होकर रूस पर अटैक करेंगे? इस रिपोर्ट में समझिए। पुतिन के ड्रोन और मिसाइल अब यूक्रेन की सरहदों को पार करते हुए यूरोप के दूसरे देशों में पहुंचने लगे हैं। ये पोलैंड का वायरिकी गांव है, जहां पिछले दिनों रूसी ड्रोन ने तबाही मचाई थी। पश्चिमी यूक्रेन पर हमले के बीच 19 रूसी ड्रोन सीमा पार करके यूक्रेन पहुंच गए थे। नाटो के लड़ाकू विमानों ने 4 ड्रोन को मार गिराया था, लेकिन कुछ ड्रोन जमीन पर गिर गए थे, जिससे यहां काफी तबाही मची थी। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद नाटो ने आर्टिकल 4 का ऐलान कर दिया है। नाटो की तरफ से हुए आर्टिकल 4 की घोषणा ने वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति की आशंका पैदा कर दी है। अगला स्टेप आर्टिकल 5 है। नाटो का आर्टिकल 4 कंसल्टेशन प्रोसेस के बारे में है। इस प्रोसेस के तहत नाटो के सदस्य देशों की ओर से ये आकलन किया जाता है कि क्या उनमें से किसी पर खतरा है। अगर खतरा है तो नाटो देश उसका मुकाबला करने के तरीके पर चर्चा करते हैं।
इसके बाद सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। वहीं नाटो का आर्टिकल 5 किसी सदस्य देश पर हमले के हालात में उसे सैन्य मदद देने के बारे में है। ऐसे में आर्टिकल 4 के बाद 5 लागू होने का मतलब युद्ध की शुरुआत है। This is not the first time that drones have been detected in neighboring countries during the full-scale war in Ukraine. But it is the first time that multiple drones have flown so deep into a neighboring country's airspace. लेकिन नाटो के रुख से पुतिन की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है। पोलैंड के बाद अब रूसी ड्रोन ने रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। नाटो देश को अपने 2 F-16 लड़ाकू विमान उसके पीछे भेजने पड़े। What this shows is that we will defend every inch of NATO territory. Every inch of Allied territory, all 32 allies, and whatever the intent was behind this, yes or no, and whether it was a mistake or not, we are still looking into that. It was reckless, it was unacceptable. These are Russian drones, and it is extremely serious what happened last Wednesday. So, obviously, we would not be sitting here like this if then NATO would not immediately come into action and defend every inch of territory. This Allied territory is exactly what we have done. And in the end, it's up to Russia how far they will take this. We will defend ourselves. यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहली बार है जब नाटो ने रूस के साथ सीधे सीधे टकराव किया है। सवाल ये है कि क्या अब सभी नाटो देश पुतिन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं? क्या अब यूक्रेन के बाद पोलैंड और रोमानिया भी वॉर जोन बनने की कगार पर है? रूस की तरफ से भी महायुद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। रूस और बेलारूस JPAD 2025 नाम से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये युद्धाभ्यास पोलैंड के बिल्कुल पास हो रहा है, जिसमें रूसी सेना कई घातक हथियारों से लैस है। रूसी सेना क्यों बेलारूस के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, उसे इस मैप से समझिए। रूस का बॉर्डर बेलारूस से लगता है, वहीं बांग्लादेश की सीमा पोलैंड को टच करती है। रूस से लेकर पोलैंड और रोमानिया तक हलचल तेज है। चौबीस घंटे के अंदर अमेरिका के कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट पोलैंड में लैंड कर चुके हैं। उधर रूस ने भी नई और घातक मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। रूसी सेना के बेस्टियन क्रू ने समुद्र के बीचों बीच ऑनिक्स क्रूज मिसाइलें दागी हैं। रूस की यह मिसाइल 2.5 मैक की स्पीड से चलती है और इसे रोका नहीं जा सकता है। यानी रूस ने एक तरफ यूक्रेन पर हमले को तेज कर दिया है, तो दूसरी तरफ नाटो से निपटने की भी तैयारी फुल स्पीड में चल रही है। वहीं यूक्रेन ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगर पुतिन को रोका नहीं गया तो रूसी मिसाइलें जल्द ही लंदन तक पहुंच सकती हैं। सवाल यह है कि आखिर पुतिन को रोकेगा कौन? डोनाल्ड ट्रंप अभी भी रूस के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने से बच रहे हैं। What's your reaction to Russian drone incursion into Poland? Could have been a mistake. But regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. But hopefully it's going to come to an end. रूस पर दबाव डालने के लिए ट्रंप ने नाटो देशों और दुनिया को लेटर लिखा है। चिट्ठी में ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सभी नाटो देश एक साथ सहमत हों और रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दें। नाटो समूह मिलकर चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाए और ये टैरिफ तब तक लागू रहे जब तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध पूरी तरह खत्म ना हो जाए। अच्छी बात यह है कि इस बार ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया। भारत पर यह खामोशी क्यों है? क्या भारत को लेकर ट्रंप अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं? एक तरफ नए युद्ध की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं नेपाल में जेनजी का युद्ध खत्म हो चुका है। हिंसा की आग में झुलसे नेपाल को पटरी पर लाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज भी अपना शुरू कर दिया। सिंह दरबार पहुंची हैं, जहां प्रधानमंत्री दफ्तर में उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री दफ्तर में मुख्य सचिव और सभी मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों के साथ मुलाकात की। कामकाज के बारे में जानकारी भी ली है। सुशीला कार्की ने पदभार संभालते हुए जनता को संबोधित किया।
और सबसे पहले आदेश में जो हिंसा वाले इलाके हैं, वहां जो मारे गए लोग हैं, वहां वो पहुंची हैं और आम लोगों से भी मुलाकात कर रही हैं। नेपाल हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुशीला कार्की पदभार संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रही है और नेपाल जो कहा जा रहा है कि 50 साल पिछड़ गया है, एक बार फिर से उसे पटरी पर लाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। तो नॉर्मल लाइफ की ओर तेजी से बढ़ रहे नेपाल से ये तस्वीरें हम आपको जो आ रही हैं दिखा रहे हैं। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर आज से खोल दिया गया है। आम लोग अब वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। हिंसा उपद्रव को देखते हुए मंदिर को पहले बंद किया गया था और 5 दिन के बाद आज एक बार फिर मंदिर को खोला गया तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारी संख्या में लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। भगवान भोलेनाथ से नेपाल की खुशहाली की कामना की। लोगों ने इंडिया टीवी से भी बात की है। नई सरकार से सभी को बेहतरी की उम्मीद है। मनीष प्रसाद की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पशुपति धाम पूरी तरह से इसे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। वीडियो वायरल हुआ जहां पर यह बताने की कोशिश की गई कि इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो झूठा और वायरल वीडियो था। अब जाकर आज से पशुपतिनाथ धाम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है और सुबह से ही सभी श्रद्धालुओं का आना जाना यहां पर शुरू है ताकि वो अपने आराध्य पशुपतिनाथ धाम आकर यहां बाबा के दर्शन कर सके। और इसी दर्शन के साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर चारों तरफ इस बात का ध्यान रखा गया है कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो या फिर जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है दर्शन करने के लिए उनको भी कोई भी दिक्कत इससे ना हो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कपिल अग्रवाल है। अब ये बता दीजिए आप कितने समय से यहाँ पर हैं और अब ये पशुपतिनाथ धाम खुल गया है, मंदिर खुल गया है? जी पशुपतिनाथ मंदिर एकदम पूरी तरह से खुल चुका है और सभी जो भक्तजन है वो एकदम प्रॉपर दर्शन कर रहे हैं और उनको एकदम सुविधा के साथ दर्शन की व्यवस्था की गई है। क्योंकि कई लोगों के मन में डाउट था कि क्या होगा, कैसी कंडीशन रहेंगी। जी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मंदिर के अंदर एक्चुअल में जो एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो जो मैं पहले भी आपको बोला, वो वीडियो जो है वो पुरानी यात्रा का वीडियो है। मंदिर के अंदर कोई भी ऐसा नुकसान होने वाला सिस्टम कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि आज मंदिर खुलेगा, हमारे ये अच्छा वो था कि किस्मत कि आज मंदिर खुला है। वैसे हम लोग ने सुना था कि यहाँ कर्फ्यू था, इस वजह से काफी टाइम से खुलेगा नहीं, बट आज खुल गया। तो आप देख सकते हैं जनता यहाँ पे पूरी आई हुई है और इतनी खुशी से आशीर्वाद ले रही है पशुपतिनाथ शिवा का। कितनी खुशी है आपको आज और नेपाल के वातावरण को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। एकदम जो माहौल है बहुत ही सुखमय है और इतनी पवित्र पावन भूमि पर शांति रहे, हमेशा यही हमारी इच्छा है। नेपाल में कार्की सरकार की कैबिनेट का स्वरूप आज तय हो सकता है। कई नाम को मंत्री पद की कमान दिए जाने की संभावना भी तेज हो गई। बालेन शाह, कुलमन गिसिंग समेत कई नाम इस रेस में हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और ये 2 नाम ऐसे हैं जो पहले प्रधानमंत्री के नामों की रेस में भी शामिल थे। 6 महीने के टेन्योर पर यह सरकार अपना कामकाज का पूरा खाका तैयार करेगी और इसके बाद मार्च में दोबारा से इलेक्शंस होंगे। मंत्रिमंडल में जो एक्सपेक्टेड नाम इस समय नेपाल की सत्ता या नेपाल के गलियारे में चल रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम है कुलमान घिसिंग का, जो कि फॉर्मर सीईओ है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। अनुमान ये लगाया जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि हो सकता है कि सुशीला कार्की सरकार में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और ये जो डिपार्टमेंट है वो उनको मिल सके ताकि विकास की राह पर नेपाल आगे बढ़ सके। दूसरा नाम है ओम प्रकाश आर्यल, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि उनको लीगल और उसके अलावा जो बाकी मंत्रालय है वो मिल सके और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ नेपाल के 6 महीने जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो भी दिखेगा। हालांकि इस समय नेपाल में कर्फ्यू नहीं है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट कुछ ही चुनिंदा बड़ी इमारतों पर है जहां पर हिंसा बहुत ज्यादा हुई थी, उसके अलावा बाकी पूरा रोड खाली है। ठीक सामने आप देखें तो ये नेपाल का सिंह दरबार है। सिंह दरबार का ये पूरा रोड पैसेज इस समय चल रहा है। नेपाल में अब हिंसा के बाद नुकसान का आकलन भी शुरू हुआ है। नई सरकार के निर्देश पर अब नेपाल में टीमें जांच में जुटी हुई हैं।
पूरे नेपाल की अगर हम बात करें तो करीब 1000 इमारतों को उपद्रवियों ने जला दिया था। तोड़फोड़ यहां पर की गई थी। काठमांडू में 300 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हिंसा के बाद जर्जर हो गई हैं। सिर्फ अकेले काठमांडू में ही 30 से ज्यादा पुलिस स्टेशन को जलाया गया है और अब जांच टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में करीबन 300 से ज्यादा ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से डैमेज हैं, झुलस चुकी हैं। उसके साथ साथ करीबन 30 से ज्यादा ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जो अब तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं और कुल मिला के 1000 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि इस समय जर्जर हालत में है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान सोचे समझे तरीके से ऐसा प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के द्वारा कहा गया कि इमारतों को वेंडलाइज किया गया, आग के हवाले किया गया। अब उनके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी और इसीलिए जो अब असेसमेंट टीम है वो यहां पर पहुंची है। असेसमेंट टीम के करीबन 12 से 15 मेंबर्स हैं जो कि फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक एक जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर करने के साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी और साथ में जो वॉल असेसमेंट है वो किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है ताकि बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर किया जाए। अगर बिल्डिंग उस हालत में नहीं है, रिपेयर करने की हालत में नहीं है, तो उसे पूरी तरह से ठीक किया जाए। ये चारों तरफ आप जर्जर हालत देखें, ये असेसमेंट टीम है जो यहां पर पहुंची है, वो पूरी तरीके से इवैल्यूएट कर रही है। सीनियर ऑफिशियल्स, इंजीनियर्स की टीम यहां पर है, क्योंकि जैसे ही हाथ लगाया तो यहां पर जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है और यहाँ पे ये टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही वजह है कि अब जो करीबन 1000 से ज्यादा अलग अलग इमारतें हैं पूरे काठमांडू और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको इवैल्यूएट किया जा रहा है और इसीलिए इन इमारतों के अंदर जो इंजीनियर्स हैं, जो असेसमेंट टीम है, वो अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। आप लोग असेसमेंट कर रहे हैं जितनी भी बिल्डिंग डैमेज है या फिर जो वेंडलाइज हो रखी है उन सबको? Yeah, we were doing from Nepal Engineer Association. So your main focus would be just seeing the building overall? We call it rapid visual damage assessment. It's the very beginning assessment. So we have just started from this high court. So this is the very beginning assessment. So our very expert team is here with us. So Nepal Engineer Association is leading for this assessment. ये प्रेसिडेंट हैं, सुभाष चंद्र इनका नाम है और ये इस समय पूरे बिल्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं और अंदर स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ऊपर के पिलर्स एरियाज हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनको भी एनालाइज किया जा रहा है। दरअसल एक हफ्ते के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मल्टीपल असेसमेंट टीम बिल्डिंग्स पे जाएगी, उसको एनालाइज करेगी, चेक करेगी और फिर उसके बाद जहां जहां पे बिल्डिंग में विजुअल डैमेज है या फिर मशीन्स के द्वारा ये पता लगता है कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनको ग्रीन, येलो और रेड से चिन्हित किया जाएगा। नेपाल में अब हिंसा के बाद नुकसान का आकलन शुरू हुआ है और नई सरकार के निर्देश पर अब नेपाल में टीमें अलग अलग जगह पर जांच में जुटी हुई हैं। पूरे नेपाल में 1000 से ज्यादा इमारतों को उपद्रवियों ने जला दिया था।